नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कामदारों का अपमान करना नामदारों की आदत। देश के 25 लाख चौकीदारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद में कहा, आज चौकीदार शब्द बन गया है देशभक्ति का पर्याय। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर भी बोला हमला। बीजेपी का केरल में बीडीजेएस और केरल कांग्रेस से गठबंधन। 14 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन। जम्मू और उधमपुर में कांग्रेस तो श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे चुनाव। अनंतनाग और बारामूला में दोस्ताना मुकाबला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के लिए बताई संघीय संस्था की जरूरत। कहा, इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और गरीबों को मिलेगा फायदा। जीएसटी काउंसिल को बताया केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का बेहतरीन नमूना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकुला के एनआईए अदालत का फैसला। अदालत ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी चारों आरोपियों को किया बरी। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 की रात को हुआ था बम धमाका। और पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को। पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 173 पेंटिंग्स और 11 कारों की नीलामी की दी इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो ब्रिज के जरिए 25 लाख चौकीदारों के साथ सीधा संवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है और कामदारों का अपमान करना नामदारों की आदत है। मैं गाली को गहना बना लेता हूं। उन्होंने कहा कि पूरा देश चौकीदार बनने की शपथ ले रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चौकीदार चौकन्ना रहे तो भ्रष्ट बिचौलियों पर लगाम लग सकती है। गरीबी के अस्त होने तक चौकीदार आराम से नहीं बैठेगा। चौकीदारों से संवाद के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर हमला बोलते हुए कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और आतंकी कैंपों को तबाह किया है। वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से चोट पाकिस्तान को लगी है, लेकिन दर्द हिंदुस्तान के कुछ लोगों को भी हो रहा है। ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। ये नामदारों की फितरती है। नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता, ये उनके स्वभाव में है और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों, मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने काम से होता है। और हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 25 लाख चौकीदारों से संवाद किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, हम इनसे जानते हैं कि क्या निहितार्थ है इसके। देखिए, मैं भी चौकीदार, यानी कि प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, वे केवल राजा या शासक या प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो प्रधान सेवक हैं और चौकीदार हैं। उनका काम हमेशा चौकन्ना रहना है। आज भी जो ये कार्यक्रम हुआ है उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, हर वो व्यक्ति जो देश की सुरक्षा चाहता है, जो देश में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहता है, जो देश में हमेशा गलत बातों और
कुरीतियों के प्रति सजग रहना चाहता है, वो व्यक्ति चौकीदार है। सर ये बताइए कि सोशल मीडिया पे नेताओं, आम लोगों के अलावा जो उनकी प्रोफाइल है वो बदल करके वो लिख रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं। विपक्ष में खास तौर पे जो विपक्ष के लोग हैं उनसे मतलब उस पर अगर हम बात करते हैं तो उस पर ये कि मैं भी बेरोजगार हूं, तो क्या इसका जवाब मान रहे हैं इसको आप? मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। आपने देखा है किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं। अगर राफेल का ही मुद्दा लें, जिसके ऊपर कांग्रेस कहती है कि चौकीदार चोर है, तो राफेल का मुद्दा जो है वो सीएजी में भी टेस्ट हो चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी टेस्ट हो चुका है। आप सिर्फ मुद्दे के लिए मुद्दा कहेंगे तो फायदा नहीं है। ऐसे ही बेरोजगारी की बात हो रही है। अरे भाई, देश के अंदर जो सड़कें हैं वो 10 गुना ज्यादा बननी शुरू हो गई हैं। और इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी परिषद देश की एक ऐसी संघीय संस्था है जिसने अपने 34 बैठकों में आम राय से निर्णय लिया और देश को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जीएसटी जैसी एक संघीय संस्था की आवश्यकता है जो राज्य और केंद्र के मध्य में समन्वय का कार्य करे। कल जीएसटी काउंसिल की 34वीं मीटिंग पूरी हुई। पिछले 2 वर्षों में काउंसिल ने हजारों फैसले लिए हैं। इसमें केंद्र के वित्त मंत्री की हैसियत से मैं प्रिजाइड करता हूं और हर राज्य का वित्त मंत्री रहते हैं। हर राज्य के पास और केंद्र के पास वोट है, लेकिन कोई भी विषय हमने आज तक वोट से तय नहीं होने दिया। सब में आम राय बनती है और जब सहमति बनती है तो वो निर्णय करते हैं। और एक सहमति बनाने की कल्चर, सभ्यता वहां आरंभ हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल इस देश की पहली संघीय संस्था है जहां केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकार उस काउंसिल को दे देते हैं और इकट्ठा मिलकर निर्णय करते हैं। इन निर्णयों का असर यह है कि बीसीओ टैक्स समाप्त हो गए, केवल एक टैक्स बचा। देश में बैरियर समाप्त हो गए, पूरा देश एक बाजार बन गया, एक मार्केट बन गया। इंस्पेक्टर गायब हो गए। विभाग का और व्यापारी का मिलना समाप्त हो गया। सिर्फ वेब के ऊपर डिजिटल तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करो और आपको असेसमेंट मिल जाएगा। कलेक्शंस बढ़ गए और इस अनुभव में हमने देखा कि व्यापार का, उद्योग का, उपभोक्ताओं का और राज्यों के राजस्व का भी लाभ हुआ। इस सफल प्रयोग के बाद मैं मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल जैसा संघीय ढांचा चाहे बिना किसी कानून के हो, राजनीतिक आम राय से, कृषि और ग्रामीण विकास का एक क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए और स्वास्थ्य और चिकित्सा दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए। और स्वास्थ्य और चिकित्सा दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए। एजेंडा 2019 के 10वें भाग में कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जीएसटी परिषद जैसी एक संघीय संस्था की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार किसानों को मदद पहुंचाने, बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और गरीबों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल के निर्माण पर काफी पैसा खर्च कर रही है। राज्य सरकारें भी इन क्षेत्र पर खर्च कर रही हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाकर संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था जिसमें राज्यों और राजनीतिक दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम राय से फैसले लिए, उसी तरह इन क्षेत्रों में भी संघीय संस्था बनाई जा सकती है। और आइए अब खबरों में रुक कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दौर के बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू जुड़ रहे हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ। जानना चाहेंगे आपसे टीपू कि 2 दौर के बैठक के बाद भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। क्या लग रहा है अंदर मंथन किन बातों पर जारी है? देखिए अभिलाषा, अभी हम यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में पूरी तरीके से तैनात हैं। 7 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होनी थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी पार्टी मुख्यालय में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरीके से इंतजार है। इसके बाद सीईसी की बैठक शुरू होगी। देखिए बीजेपी पूरी एक्सरसाइज कर रही है, इसीलिए 2 दौर की पहले भी बैठक हो चुकी है। इसके बाद तीसरे दौर की बैठक अभी शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि जो पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव है उसको लेकर के तकरीबन 200 से 250 उम्मीदवारों की सूची अभिलाषा भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। इसके पहले के घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं अभिलाषा, तो सवेरे उत्तर प्रदेश को लेकर के पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रभारी यूपी प्रभारी जेपी नड्डा के अलावा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी इसमें शामिल हुए। बहुत काफी देर तक मंथन चला और उसके अलावा जो पार्टी का नमो ऐप है उसके लिए देशव्यापी सर्वे भी कराया गया है कि किस तरह की उम्मीदवारों को इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी का दावा जो कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। तो कई एंगल पे, कई स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार है इस पे बात कर, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि अभी जो इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है बीजेपी पार्टी मुख्यालय में। उनके आते ही सीईसी की बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है कि आज 100 से 150 से लेकर के 200 उम्मीदवारों की जो सूची है अभिलाषा वो जारी होगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है बनारस से उम्मीदवार जो है प्रत्याशी को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो औपचारिक ऐलान है वो अभी सीईसी की बैठक के बाद ही होगा। अभिलाषा, चलिए शुक्रिया मोहम्मद फातेह आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और जैसा कि बता रहे थे कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे बैठक के लिए। हम रुक करेंगे आपके पास दोबारा अपडेट के लिए। शुक्रिया। फिलहाल तो गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रमोद सावंत सरकार ने आज सदन में बहुमत साबित कर दिया और फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को 20 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 15 विधायकों ने विरोध में वोट डाला। फिलहाल सदन की संख्या 36 है, जिसमें बहुमत के लिए सरकार को 19 विधायकों का साथ चाहिए था। फ्लोर टेस्ट के दौरान सावंत सरकार को बीजेपी के 11, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी एमजीपी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के 3 और 3 निर्दलियों का समर्थन मिला। कांग्रेस के 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 1 विधायक ने विरोध में वोट डाला। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सियासी रस्साकशी के बीच प्रमोद सावंत ने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की वास्तविक संख्या घटकर 36 रह गई है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसोजा का निधन हो गया है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोप्ते ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने केरल में बीडीजेएस और केरल कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी केरल में 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं भारत धर्म जनसेना 5 सीटों पर और पीसी थॉमस की अगुवाई वाली केरल कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केरल में लोकसभा की 20 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस जम्मू और उधमपुर सीट पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला खुद श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग और बारामूला सीट पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी लद्दाख सीट पर दोनों के बीच बात हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होना है। जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी। श्रीनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग
सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा। नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है और वो आज से नहीं है, वो आज़ादी से पहले नेहरू जी के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से आज तक रही है। ठीक है, राजनीति में कभी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टियां हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफ़ा इकट्ठे खड़े हुए। और बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज मणिपुर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर में छात्रों से बातचीत के बीच केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां लगातार उन्होंने कई घाटों मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रियंका की 140 किलोमीटर की बोट यात्रा का वाराणसी आखिरी पड़ाव है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई वाराणसी से ही लड़ी जाएगी और ये एक तरह से आजादी की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन बेहतर स्थिति में है और उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव न लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और चुनाव के समय उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। आज दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान में उन्होंने मीडिया को फेक और पेड न्यूज़ के खतरे को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि मीडिया मतदाताओं के सामने निडरता के से तथ्यों को पेश करे, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से मतदान को प्रोत्साहित करने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को दिल्ली के IIMC में पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान को संबोधित किया। मतदाताओं को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, जिससे लोग चुनाव के समय काम और वायदों को लेकर राजनीतिक दलों से जवाब मांग सकें। वोटिंग इज ए नेशनल कॉल ऑफ ड्यूटी. इट इज नॉट ओनली ए राइट बट इट इज आल्सो ए रेस्पॉन्सिबिलिटी. एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड दैट.
and do their duty so that the country can become mighty. The right to vote needs to be accompanied by the sacred responsibility of exercising that precious right. Voting in every election needs to be made a habit, good habit. उपराष्ट्रपति ने मीडिया में फेक न्यूज और पेड न्यूज के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मीडिया को एक दर्पण की तरह कार्य करना चाहिए, जो सच्चाई को दिखाता है। उसे मतदाताओं के सामने बिना किसी पक्षपात के अहम मुद्दों और चुनौतियों को सामने रखना चाहिए। An election is a celebration in two ways. It is a festival, social event, and it also involves a sense of democracy as sacred, and therefore elections are sacred expression of citizenship. My dear youngsters, media has an important role in promoting awareness about voting and to increase the voter participation for a meaningful democracy, which is all about informed exercise of choice and expression of opinions in our collective endeavor to sculpture a better future. उपराष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के बाद दल बदल को लोकतंत्र का मजाक बताया। उन्होंने ऐसा करने वालों को पहले पद से इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़कर आने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने विधायकों और सांसदों के दल बदल और सदस्यता से जुड़े मामलों की तय समय सीमा में निपटान पर भी जोर दिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की भाषा पर पकड़ और शब्द शिल्प श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने भी मीडिया की पारदर्शी और निष्पक्ष भूमिका पर जोर दिया। मोहम्मद फातेह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को पहला लोकपाल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल की नियुक्ति को मंजूरी दी। लोकपाल कमेटी के न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का नाम शामिल है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना राम सुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जिस दिन वो अपने अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकुला की एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धमाके में 68 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी महिला राहिला वकील की याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आज सुबह पहले 311 की एप्लीकेशन एक महिला की तरफ से, पाकिस्तान महिला की तरफ से लगाई गई थी। पहले उस एप्लीकेशन को खारिज किया और उसके बाद दोबारा से केस को कॉल किया गया। केस को कॉल करने पर फाइनल वर्डिक्ट आज ऑनरेबल कोर्ट ने दे दी है और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन जो है अपना कोई भी दोष सिद्ध करने में असफल रही है, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। गोधरा ट्रेन जलाने के 2002 के मामले में अहमदाबाद स्थित विशेष एसआईटी अदालत ने आरोपी याकूब पटालिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीते साल जनवरी महीने में गोधरा ट्रेन कांड के अभियुक्त याकूब को गुजरात पुलिस ने 16 साल बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 64 साल के याकूब पटालिया को इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को सौंप दिया गया था। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद नीरव को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ही नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस बीच पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 173 पेंटिंग्स और 11 कारों की नीलामी की इजाजत दे दी है। नीरव मोदी बैंकों
का करीब 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।